दोस्तों आपने ऐसे बच्चे ज़रूर देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा चंचल हैं, हाइपर एक्टिव हैं, एक जगह नहीं बैठ पाते हैं, शैतानी करते हैं और दूसरे लोग जब कोई काम कर रहे हैं तो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। आपने डेफिनेटली ऐसे बच्चे ज़रूर देखे होंगे क्योंकि इस तरह के बच्चों का जो नंबर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना ज़्यादा है। एक्चुअली ये एक बीमारी है और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये बीमारी कौन सी है, ये किस उम्र के बच्चों में होती है, क्या ये बड़ों में भी हो सकती है और अगर अगर किसी बच्चे को है तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर ट्रीटमेंट के लिए उसको कहाँ ले जाना है, किसको दिखाना है, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। और ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। सीरियस प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इस तरह के बच्चों के साथ बहुत बुरा होता है। बहुत बुरा इसलिए होता है क्योंकि स्कूल्स में अक्सर हमने देखा है कि टीचर्स को लगता है कि ये बच्चा बहुत शैतान है, बदमाश है, तो वहाँ पे टीचर्स पीटते हैं ऐसे बच्चों को। उनके साथ गलत होता है। और ठीक ऐसा ही घर वालों को भी लगता है कि ये बच्चा बहुत शैतान है, तो उनके पेरेंट्स भी घर पे उनकी पिटाई करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने आके हमें ये बताया कि सर हमने तो बहुत मार के देख लिया इस बच्चे को पर ये सुधरा ही नहीं। तो एक्चुअली ये बच्चा बुरा नहीं है, ये बच्चा बीमार है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक बीमारी जिसको कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका जो नंबर है उसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि अगर एक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो ये बीमारी लगभग 70 बच्चों से लेके 100 बच्चों तक हो सकती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा 120 बच्चों तक। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ लगभग 11% बच्चों को ये बीमारी है। इंडिया का डेटा या पूरे वर्ल्ड का डेटा देखें तो लगभग 7.4% बच्चों को ये बीमारी है। तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब हर 100 में से लगभग 6 से 7 बच्चे पूरी दुनिया में इस बीमारी से ग्रसित हैं। और जैसा मैंने बताया कि सबसे बुरा ये होता है कि इन बच्चों को लोग बुरा बता के इनकी पिटाई करते हैं, इनको पीटते हैं। दोस्तों ये बीमारी ज़्यादातर 12 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाती है। इसमें जो मुख्य मुख्य सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा, या फिर इनअटेंटिव होगा, या फिर इम्पल्सिव होगा, और या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो हम ये भी देखेंगे कि इसमें टाइप्स कौन कौन से हैं। तो जैसा मैंने बताया इसका प्रेवलेंस जो है, प्रेवलेंस मतलब हर 100 में से कुल केसेस कितने हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अब बात आती है कि ये जो बीमारी है ये मेल्स में ज़्यादा होती है या फीमेल्स में ज़्यादा होती है। तो दोस्तों वैसे ये बीमारी मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों में इक्वल है, लेकिन जो मेल चाइल्ड होता है उसमें हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है तो वो नॉट ज़्यादा होते हैं। मतलब कि लड़कियों में यानी कि फीमेल गर्ल जो फीमेल्स हैं या गर्ल चाइल्ड है उसमें भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन उनमें जो प्रॉब्लम है वो हाइपर एक्टिविटी की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनमें इनअटेंशन वाली प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो जब बच्चा हाइपर एक्टिविटी शो करेगा तो उसको हम नॉट ज़्यादा करते हैं, नॉट ज़्यादा करेंगे तो डॉक्टर के पास ज़्यादा ले जाएंगे। तो असल में तो ये बीमारी मेल और फीमेल में इक्वल है, लेकिन जो ज़्यादा नोटिस में जो बच्चे आते हैं वो मेल चाइल्ड होते हैं। अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की तो इसमें देखो एक टाइप है इन अटेंशन ओनली, मतलब कि इन अटेंशन टाइप। इसमें क्या होता है कि बच्चे में सिर्फ अटेंशन की प्रॉब्लम होगी, उसमें हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी नहीं होती है। दूसरा जो टाइप है उसमें हाइपर एक्टिव प्लस इम्पल्सिविटी ये दोनों होती हैं। आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन अटेंशन का क्या मतलब है, हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव होने का क्या मतलब है। थर्ड जो टाइप है वो है कंबाइंड टाइप, यानी कि इम्पल्सिव, हाइपर एक्टिव प्लस इनअटेंटिव, तीनों सिम्टम्स उसमें होते हैं। और 70% केस जो इस बीमारी के होते हैं वो कंबाइंड टाइप के ही होते हैं, मतलब कि उनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो तीनों तरह के मिलेंगे। फोर्थ टाइप और होता है जिसको हम कहते हैं अनस्पेसिफाइड टाइप। अब जैसा मैंने बताया कि इसके जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो लक्षण है वो हम बात करें सबसे पहले इनअटेंशन टाइप का। तो इनअटेंशन का क्या मतलब है? इनअटेंशन का मतलब ये है कि वो अटेंशन नहीं दे पाएंगे कहीं भी। क्लासरूम में बैठे हैं तो वो बोर्ड पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, टीचर क्या बोल रही हैं उस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, घर वाले क्या बोल रहे हैं उस पे वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। दूसरा, वो कभी भी फोकस जो है उसको मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आपने उसको कोई ऐसा टास्क दे दिया जिसमें फोकस लगातार मेंटेन रखना है तो वो फोकस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उनका ध्यान जो है वो इधर उधर जल्दी जल्दी जाएगा, यानी कि वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं।
एक और जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उनको ढंग से फॉलो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका अटेंशन ही मेंटेन नहीं है। आप कोई सवाल उनको करने के लिए बोलेंगे या कोई कमांड देंगे, कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, आपका इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होगा उससे पहले उनका फोकस ही शिफ्ट हो जाएगा, उनका ध्यान ही कहीं और चला जाएगा, यानी कि वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं। चूंकि उनमें अटेंशन नहीं है इसलिए वो किसी भी काम को ऑर्गेनाइज ठीक से नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? अगर आपने उसको कोई ऐसा काम दे दिया जिसमें 2-3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो वो उसको शायद ना कर पाएँ। आपने कहा कि स्कूल के कपड़े खोलो, उनको फ़ोल्ड करो और अलमीरा में रख दो, तो शायद वो ये काम नहीं कर पाए। वो क्योंकि उसका अटेंशन इतनी देर मेंटेन ही नहीं रहेगा, इतनी देर में तो क्या होगा कि उसका फ़ोकस कहीं और चला जाएगा और वो किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाएगा। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ नहीं होते हैं, इनका सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, क्योंकि एक काम ख़त्म नहीं होता उससे पहले ये दूसरे में चले जाते हैं, दूसरा ख़त्म नहीं होता उससे पहले तीसरे में चले जाते हैं। फ़ोकस इनका शिफ्ट होता रहता है। इसी तरह से इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी गुमती हैं, खो जाती हैं। जैसे एक बच्चा है वो कभी पेंसिल खो देगा, शार्पनर खो देगा, रबर खो देगा, अपने सॉक्स का उनको पता नहीं है, शूज़ का उनको पता नहीं है, बैग का पता नहीं है, बुक्स का पता नहीं है, उनके क्लॉथ्स का पता नहीं है। तो वो किसी भी चीज़ को जो है वो खो बहुत जल्दी देगा या मिस बहुत जल्दी कर देगा। और इन बच्चों में याददाश्त की भी प्रॉब्लम होती है, चूँकि अटेंशन नहीं है तो याददाश्त नहीं रह सकती। देखिए, अटेंशन का मतलब ये है कि आप जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं या जो आप बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो आपके ब्रेन में पहले रजिस्टर होनी चाहिए। तो अगर वो रजिस्टर ही ठीक से नहीं हुई तो आपको याद कहाँ से होगा? तो ये बात हो गई है इनअटेंशन की। अब बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी की। हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी जो है उसमें क्या होगा कि बच्चा हमेशा फिजिटिंग करता रहेगा, मतलब उसके हाथ पांव चलते रहेंगे, वो कभी भी शांति से नहीं बैठ पाएगा। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि वो जैसे क्लासरूम में भी अगर टीचर एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा जब पढ़ाई हो रही है तो उस वक्त बच्चा बैठा रहे, तो ये बच्चा क्लास में भी ठीक से बैठ नहीं पाएगा। ये कभी बैग को खोलेगा, कभी बुक्स को इधर उधर करेगा, कभी दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब करेगा, बीच में ही बोल पड़ेगा, बीच में खड़ा होकर चल पड़ेगा। तो ये सारे जो लक्षण हैं, मतलब कि वो या तो हाइपर एक्टिव होगा या फिर इम्पल्सिव होगा। इसी तरह से जब वो घर में होगा तो अनावश्यक उछल कूद करेगा, चढ़ेगा, उतरेगा, सोफा पड़ा उस पर कूदने लग जाएगा, सीढ़ियाँ चढ़ेगा, शांति से नहीं बैठ पाएगा, कहने का जो मतलब है। इसी तरह से सपोज 4-5 बच्चे बैठ के एक कोई छोटा मोटा गेम खेल रहे हैं शांति से बैठ के, ये जो बच्चा है ये शांति से नहीं बैठ पाएगा, इसको हाइपर एक्टिविटी और भागदौड़ लगी रहेगी। ठीक है, इसी तरह से ये बच्चा जो है वो ऑन द गो रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने मोटर लगा दी है इसमें, ये आराम से शांति से बैठ ही नहीं पा रहा है। ये बच्चे बोलेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब बोलना शुरू कर दिया रुकेंगे नहीं। इसी तरह से आपका सवाल पूरा नहीं होगा उससे पहले इनका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इम्पल्सिविटी इनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से ये अपनी बारी का वेट नहीं कर सकते, ये वेट नहीं कर पाएंगे। और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? ये इंटरप्ट बहुत करते हैं, दूसरों को रोक टोक, बीच में बोलना, दूसरों को बोल के डिस्टर्ब करना, ये सब इस तरह के लक्षण इसमें मिलते हैं। दोस्तों, ये जो सारे लक्षण हैं मोस्टली 12 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाने चाहिए। वैसे आजकल की जो रिसर्च है वो ये कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बचपन में ही ये लक्षण शुरू हों, सीधे अडल्ट में भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन इस पे अभी एविडेंसेस और रिसर्च बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी के लिए यही मान के चलना पड़ेगा कि ये बीमारी 12 साल की उम्र से पहले शुरू होती है। और जब ये बीमारी अडल्ट्स में जाती है तो उसमें क्या होता है कि इन अटेंशन वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा बचता है, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी वाला जो पार्ट है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो जो एडल्ट ADHD के केसेस होंगे उनमें क्या प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी? अटेंशन वाली प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी कि उनका फोकस एक जगह नहीं है। तो अडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या हैं। तो ये देखा गया है कि जो भी बच्चे ADHD की बीमारी से ग्रसित हैं उनकी ब्रेन की स्ट्रक्चर अलग है, उनके न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है वो डिफरेंट है। और चूंकि ये बीमारी सीधा सीधा जेनेटिक्स से लिंक्ड ज़्यादा है, इसलिए इसका जो मोटा मोटा कारण है वो जेनेटिक कोज है। कुछ एनवायरमेंटल कोजेज भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी लेडी का नशा करने की आदत है तो इस वजह से भी ज़्यादा हो सकता है, या किसी वजह से लेड एक्सपोजर हुआ है, या ब्रेन अनाटमी किसी वजह से डिस्टर्ब हो गई है,
बिकॉज इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। या फिर प्रीमेच्योर बर्थ हो गया, या किसी बच्चे का जन्म के वक्त जो वेट है वो अप्रोप्रिएट नॉर्मल नहीं है, कम है, तो उन बच्चों में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इस बीमारी में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि हमारे दो तरह के अटेंशन होते हैं। एक तो होता है डायरेक्टेड अटेंशन और एक होता है ऑटोमेटिक अटेंशन। ऑटोमेटिक अटेंशन का क्या मतलब है? जब आप एक फिल्म देख रहे होते हैं तो आपका ध्यान अपने आप उस फिल्म में मेंटेन रहता है, वो है ऑटोमेटिक अटेंशन, जहां आपको एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। एक होता है डायरेक्टेड अटेंशन, कि मेरे को कोई ऐसा काम बता दिया गया जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। एक टिपिकल आप यूँ मान के चलिए कि कोई कर्मचारी है, ऑफिस में जाता है तो उसको बिल्कुल वहाँ इंटरेस्ट नहीं आता ऑफिस के काम में, जबकि घर पे आके वो जितने काम करता है बहुत इंटरेस्ट से करता है। तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट अच्छा नहीं है उनमें भी हमें इंटेंशनली अटेंशन देना पड़ता है, यानी कि अटेंशन को डायरेक्ट करना पड़ता है। इन बच्चों में वो कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, यानी कि डायरेक्टेड अटेंशन वाली जो अटेंशन है वो इन बच्चों में कम होती है। वो अपनी अटेंशन को डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक जगह बांध नहीं सकते। तो ये भी एक समस्या है एडीएचडी के बच्चों में। दोस्तों, जो एडीएचडी की बीमारी है वो फैमिलीज़ में रन करती है, यानी कि एक फैमिली में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया जेनेटिक्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसा देखा गया है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को एडीएचडी है तो ये संभावना है कि उनके किसी भी एक पेरेंट में एडीएचडी के सिम्टम्स होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 25% है। तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि किसी पेरेंट में एडीएचडी थी या एडीएचडी रिलेटेड सिम्टम्स थे और वो फिर बच्चे में भी आ गए। तो ये फैमिली टू फैमिली रन कर सकती है। अब बात आती है कि अगर किसी बच्चे को मान लीजिए कि एडीएचडी हो गई है तो उससे बच्चे को नुकसान क्या होगा? बच्चे को नुकसान ये होगा कि इस बच्चे की सेल्फ एस्टीम कभी भी अच्छी नहीं होगी, हमेशा पुअर होगी, क्योंकि ये क्लास में कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि अटेंशन नहीं है, याद नहीं रहेगा, ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, ध्यान नहीं दे पाएगा, तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा खराब रहेगी। यहाँ तक कि एडीएचडी के जो बच्चे हैं उनमें लर्निंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो 30 to 40% केसेस में हो सकते हैं, जिनका नाम सुना होगा आपने, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम। इसी तरह से इन बच्चों में ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, यानी कि इन बच्चों में नशा करने की प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह से इनमें रिस्की बिहेवियर ज़्यादा होगा, ये एक्सीडेंट जल्दी करेंगे, क्योंकि अटेंशन नहीं है तो ये गलतियाँ ज़्यादा करेंगे, तो एक्सीडेंट भी ज़्यादा होंगे। और बाद में जब ये बड़े होंगे तो ये रिलेशनशिप भी ठीक से मेंटेन नहीं कर सकते। इन नटसेल आप ये कह सकते हो कि जिस बच्चे को एडीएचडी हो गई है उसकी लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है, मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म है, मतलब वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाएगा। और इसीलिए हम ये हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी लोग मिलने वाले हैं उनको हम ये बताते हैं कि अगर आपके आसपास इस तरह की किसी को भी प्रॉब्लम है तो उनको एक बार के लिए सलाह दीजिए कि आपको चाहे कुछ भी लग रहा हो लेकिन एक बार आप साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर मिलिए। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि बच्चा इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव क्यों है, इम्पल्सिव क्यों है, तो आप खुद ही जज मत करिए, एक बार के लिए चेक करवा लीजिए। कारण आप जितना ज़्यादा लेट करेंगे प्रॉब्लम को ठीक करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जिनका बच्चा कंप्लीटली फाइन है, लेकिन चूंकि उनको डाउट है तो वो क्लियर करने आते हैं, और फिर हम उनको ये बताते हैं कि आपका बच्चा कंप्लीटली नॉर्मल है, ये एडीएचडी का बच्चा नहीं है। क्योंकि बच्चे हाइपर एक्टिव होते ही हैं, बच्चे इंपल्सिव होते ही हैं, लेकिन एक ग्रे एरिया है जहाँ पे नॉर्मल और अबनॉर्मल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी चैलेंजिंग और मुश्किल होता है, ये इतना आसान नहीं है। और एडीएचडी के बारे में एक खास बात ये भी है कि ये जो प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट 2 सेटिंग्स में होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपका बच्चा घर पे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है पर स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो बच्चा एडीएचडी का बच्चा नहीं है। अगर कोई एडीएचडी का बच्चा होगा तो वो स्कूल में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और घर पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और कहीं भी अगर आप जाएंगे, सपोज आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ मिलने गए तो वो वहाँ भी वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एटलीस्ट 2 सेटिंग्स में जो है ना ये सारे सिम्टम्स, एटलीस्ट 6 सिम्टम्स इन ईच डोमेन मिलने चाहिए। तो ये है बात एडीएचडी की। अब इसमें बात करते हैं हम कि इसके ट्रीटमेंट में क्या करना होता है। ट्रीटमेंट में देखो, प्राइमरी जो पहला इसका ट्रीटमेंट है वो है दवाइयाँ, यानी कि स्टिमुलेंट ड्रग्स। आपने नाम सुना होगा मिथाइलफेनिडेट। तो आप
चाहें तो साइकोथेरेपी और दूसरी थेरेपीज़ का इस्तेमाल ले सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है ड्रग थेरेपी। बिना दवा के ये बीमारी ठीक नहीं होती है। हो सकता है कि आपको कुछ लोगों ने ये कहा हो कि ये तो सिर्फ काउंसलिंग से, सिर्फ बिहेवियर थेरेपी से, सिर्फ साइकोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। हमने ऐसा नहीं देखा है। इसके लिए आपको दवा लेनी ही पड़ेगी। बिना दवा के बीमारी ठीक नहीं होती। और अगर आपने ऐसा अब तक नहीं किया है किसी के कहने पे कि आपने दवाइयाँ नहीं दी हैं, तो प्लीज़ एक बार के लिए आप 1 महीना 2 महीना दवाइयाँ दे के देखिए और फिर देखिए कि आपके बच्चे में कितना इंप्रूवमेंट आता है। आपके आसपास जो भी साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है, आप उनसे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ADHD के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चे जो बिना मतलब पिटाई खा रहे हैं सोसाइटी में, स्कूल में, घरों में, उन बच्चों को आप बचा सकें। आपको जहाँ भी डाउट है कि किसी बच्चे को इस तरह के लक्षण हैं, आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।